नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर देहरादून से। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। शासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी पहले अध्यक्ष बनाए गए। प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्य भी नियुक्त किए गए। 2 पदेन सदस्य और 1 पदेन सदस्य सचिव की भी नियुक्ति की गई है। प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी रुड़की के BSM PG कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अब प्राधिकरण की नई टीम ही सिलेबस तैयार करेगी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए MOU की प्रोग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने धार्मिक जोन, आयुर्वेद, एम्स और भराड़ीसैंण में मंदिर के विकास जैसे मुख्य प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में धार्मिक, स्वास्थ्य और वेलनेस टूरिज्म को नई गति मिलेगी। गौरतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3,57,693 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए के MOU अब तक सफलतापूर्वक ग्राउंड हो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि निवेश और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकासनगर में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया, जहां पर कोटी मीनस हाईवे पर कुवानू के पास एक बस खाई में गिर गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों का खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल उन्हें पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बस में 36 से ज्यादा यात्री सवार थे और बस हिमाचल के चौपाल से पाउंटा साहिब की ओर जा रही थी। इसी दौरान कुवानू गांव के से आगे ट्रक को पास देते वक्त बस बेकाबू हो गई और सीधे खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसा हो गया। और कुआनू के बगल में ये खड में विकासनगर की साइड से एक ट्रक आया, ऊपर सब्जी वाला था या उसमें सामान लोड सामान था उनका। तो ड्राइवर की आपस में बात हुई कि भाई मेरे को साइड दे दो, तो उसने अपनी साइड उसको दे दी ट्रक वाले को और वो नीचे वाली साइड पे दीवार गिर गई। विकासनगर के कोटी मीनस में हुए बस हादसे के बाद अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल हादसे के बाद घायल लोगों का रेस्क्यू चल रहा था, तभी लोगों को एक पैसों से भरा बैग मिला जिसमें तकरीबन 3.5 लाख रुपए थे। ऐसे में बैग मिलते ही कुछ लोगों के मन में लालच आ गया और एक बैग के कई मालिक हो गए। बैग मिलते ही कुछ लोग इस बैग को अपना बताने लगे, तो कोई बैग अपने मामा का तो कोई मौसा का बताने लगा। अब बगल में पड़ी हुई 3 लाशों की बजाय लोगों की नजरें बैग पर टिकी रही। यहाँ तक कि कुछ लोगों में बैग को लेकर बहस छिड़ गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने समय रहते बैग कब्जे में ले लिया है। अब असली मालिक तक बैग पहुंचाने में पुलिस जुट चुकी है। इसमें कुछ खुले भी है पैसे, गाड़ी में ले जाओ और गाड़ी में गिर लो। 3.5 लाख रुपए है सर। चले सर मेरा नाम समीर है और मेरे मौसा का। वहीं विकासनगर हादसे में एक महज 1.5 साल का मासूम पंचुल सकुशल बच गया। 1.5 वर्षीय पंचुल के साथ उसके पिता ईश्वर दत्त शर्मा और मां इस बस में सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त पंचुल भी उनकी गोद में था और इस हादसे में वो सकुशल बच गया है, जबकि उनके पिता और माता को गंभीर चोटें आई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 1.5 साल का। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्कूटी सवार महिला की बस की चपेट में आने से मौत हो गई है। बस ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है। ग्वीलो बैंड के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद लोग महिला को अस्पताल लेकर चले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ एक दूसरे पर हमला कर रही है। बताया जा रहा है इस्लाम नगर इलाके में बाइक खड़ी करने को लेकर कुछ लोग आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया।
चाकू और रॉड तक चल गए। इस दौरान 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भीमताल में एक और महिला को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। जूना स्टेट की 60 साल की गंगा देवी की गुलदार के हमले में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गंगा देवी कल शाम को घर के पास पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, जिस पर लेपर्ड ने हमला कर दिया और आज जब खोजबीन हुई तो गांव से 1 किलोमीटर दूर महिला का शव मिला है। महिला पर हुए अटैक के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गुलदार पकड़ने की मांग की गई है। आपको बता दें कि धारी ब्लॉक में 3 महिलाओं को लेपर्ड ने निवाला बनाया था। अब भीमताल ब्लॉक में लेपर्ड ने हमला कर महिला की जान ली है। हमारे एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से बाघ ने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा, जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं। और जो भी ये घटनाएं हो रही है, तेंदुए बढ़ चुके हैं, इनको मारने का आदेश हो, क्योंकि इंसान की जिंदगी से ज्यादा तेंदुए की जिंदगी नहीं हो सकती है। और तो फिर अभी रिसेंट में ये यहाँ पे बॉडी मिली है, रिकवर हुई है एरिया से, जो एरिया मतलब घर से लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस है एरिया की, और बहुत ही एक्सेसिबल एरिया नहीं है, बिल्कुल भी घनी झाड़ियों के बीच में है। काशीपुर के द्रोण सागर टीले पर वन विभाग के पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सकुशल रेस्क्यू किया। आपको बताते चले कि पिछले काफी समय से काशीपुर के द्रोणा सागर टीले पर तेंदुए की दस्तक देखी जा रही थी, जिसके बाद अब तक 2 तेंदुए 1 महीने के अंदर पिंजरे में आ चुके हैं। वहीं वन विभाग का कहना है कि आगे भी तेंदुए को पकड़ने का अभियान जारी रहेगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर फर्स्ट ईयर के छात्रों को अपने कमरे में बुलाने का आरोप है। वहीं आरोपों के बाद एक जांच कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। प्राचार्य ने भी माना कि कमरे में बुलाना एक रैगिंग के मामले में आता है। तो सीनियर बैच के हैं स्टूडेंट, तो उनके द्वारा जो है कुछ बच्चों को जो है अपने रूम में बुलाया गया था। तो जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनको बुलाया था, पर इस तरह से कोई फिजिकल या मेंटल इस तरह का कोई घटना नहीं हुई है। पर एक रूम में बुलाना भी एक अपने आप में एक इनडिसिप्लिन है, रैगिंग की श्रेणी में आता है। अंकिता भंडारी केस में जिस सीबीआई जांच की मांग पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, अब जब वो सीबीआई जांच शुरू हो गई है तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच का एंगल मुद्दा बना दिया है। सीबीआई जांच के बीच 16 तारीख को कांग्रेस इसे नए सिरे से उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच से कम पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल कांग्रेस में भी अंकिता के नाम से प्रदेश भर में कैंपेन चला रही है, लेकिन 2022 में सीबीआई जांच की मांग 2026 में जाकर पूरा होना कांग्रेस को अंकिता मुद्दे को भुनाने के लिए नए तरीके से मंथन अब कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि 16 फरवरी को कानून व्यवस्था से लेकर अंकिता के मुद्दे पर राजभवन घेराव की तैयारी है। अब मांग ये थी कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। अब देखना ये है कि सीबीआई जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 2022 में जब ये हत्याकांड हुआ तो उस समय उत्तराखंड के लोग और अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार इस बात को कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या पूरी बीजेपी सोती रही? उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि अंकिता को न्याय मिले।
कांग्रेस पर मुद्दे नहीं हैं, इसलिए अंकिता की आड़ ली जा रही है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी जनता के बीच जाकर इस मामले पर कांग्रेस की पोल खोलेगी। किंतु कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा विहीन है आज की डेट में कांग्रेस। और चाहे कितना भी बढ़िया काम सरकार करे, वो तो उनका एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि कुछ न कुछ फूलों पे कांटे ढूंढने का वो प्रयास करते हैं, और उनको ढूंढने भी चाहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उसके तहत दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वैसे अंकिता केस में सीबीआई जांच की मांग प्रदेश के लोगों की बड़ी मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया और अब जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस पर अब भी अपने अपने एंगल से काम कर रही हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार में जगजीतपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की दहशत बनी हुई है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट डॉग्स कई लोगों पर अटैक कर चुके हैं। हालत ये है कि इस इलाके में एक निजी स्कूल ने छात्रों के अभिभावकों को बच्चों को अकेले स्कूल न भेजने को लेकर भी पत्र लिखा है। आवारा कुत्तों के आतंक से न सिर्फ छात्र बल्कि स्थानीय लोग भी दहशत में हैं। ऐसे में लोग नगर निगम और जिला प्रशासन से कुत्तों को कम करने और उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अधिकारी अभियान चलाकर हिंसक कुत्तों को पकड़ने का दावा भी कर रहे हैं। ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कसम से। मेरी फ्रेंड आ रही थी वहाँ से, 8 कुत्ते उसके चिपक गए। बताओ इंसान क्या करेगा, कैसे बच्चों को छोड़ने जाएगा, कैसे लेने आएगा। डर तो बड़े बच्चे दोनों को है ना, ऐसा तो है ना कि बच्चों को काटेगा। 8 कुत्ते उस पर चिपक गए, तो सोचो वो तो रोने लग गई। हमारे यहाँ भी बहुत कुत्ते हैं, कुत्तों का बहुत आतंक है, कुछ किया जाए इसके ऊपर कार्रवाई। देहरादून में सोमवार को हुई लड़की की हत्या के मामले में एसएसपी ने खुडबुड़ा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। चौकी इंचार्ज पर लापरवाही के आरोप पर कार्रवाई हुई है। दरअसल मृतक लड़की गुंजन ने बीते कुछ दिन पहले ही आरोपी आकाश के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें उसने खुद को परेशान किए जाने की बात लिखित रूप से बताई थी। इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामले में एसएसपी अजय ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। जांच सीओ को सौंप दी गई है। आपको बता दें, सोमवार को मछली बाजार इलाके में आरोपी आकाश कुमार ने गुंजन की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच जारी है। कहना चाहूँगा कि इसमें 31 तारीख को लड़की द्वारा जो शिकायत दी गई थी कि उसको ऐसा पता चला कि हम मेरी से दोस्ती, उसमें मेंशन किया था दोस्ती, और मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ तो काफी महीनों से ये मुझसे बात करना चाहता है। कहीं मेरे पर कोई हमला करके, ऐसा कोई मुझे सुनने में आया कि मेरे पर कोई हमला कर सकता है। देहरादून के ऐतिहासिक टाउन हॉल यानी कि जोगमिंदर हॉल की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। नगर निगम ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ ही महीनों में यह हॉल आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में सामने आएगा। ये देहरादून की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है। ये भवन 1902, 1937 और 1938 में बने 3 हिस्सों का परिसर है, जहां पर आज भी नगर निगम के प्रमुख कार्यालय संचालित हो रहे हैं। 1938 में बना जोगमिंदर हॉल स्वतंत्रता संग्राम की कई ऐतिहासिक बैठकों का साक्षी रहा है। जोगमिंदर हॉल में अब मॉडर्न लाइटिंग और डिजिटल साउंड सिस्टम लगेगा। साथ ही उत्तराखंडी कला, लकड़ी की नक्काशी और भित्ति चित्र भी बनाए जा रहे हैं। जो जोगमिंदर हॉल नगर निगम देहरादून के परिसर में एक धरोहर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक स्थल है, उसी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए और उसमें उत्तराखंड की पारंपरिक जो संस्कृति का पुट है उसको समाहित करते हुए इसका जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है और अब ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते हैं आगे। जोशीमठ में कई गांव के लोगों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सलूड, डूंगा, बरोसी, पंगनो, मोल्टा गांव के ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शन किया। जल्द सड़क निर्माण की मांग उठाई। गांव वालों ने आरोप लगाया, लंबे वक्त से सड़क अभी तक ठीक नहीं हो पाई। गांव वालों ने कहा, अगर सड़क को जल्द ठीक नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में मंगलवार देर शाम तक स्नोफॉल होता रहा। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से औली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि पर्यटकों का अभी भी औली में जमावड़ा लगा हुआ है। मौसम विभाग ने रात के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है बुधवार को मौसम साफ रहेगा। चमोली पहाड़ों में लगातार मौसम बदलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीर हनुमान चट्टी की है, जहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी हल्की स्नोफॉल हो रही है। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का स्नोफॉल हो रहा है। तस्वीरें हर्षिल और यमुनोत्री से सामने आई, जहां पर सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल से पूरे इलाके में ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं ऊंचाई वाले इलाकों में हो रहे स्नोफॉल की। हर्षिल और यमुनोत्री दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरह से स्नोफॉल जारी है। और बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। चमोली का औली एक बार फिर से देश भर के खिलाड़ियों के लिए केंद्र बनने जा रहा है। 12 फरवरी से 16 फरवरी तक यहां पर नेशनल लेवल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। बर्फ से ढकी हुई ढलानों पर खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार कार्यक्रम की खासियत ये होगी कि औली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, यानी कि खेल के साथ साथ पर्यटकों को औली की सांस्कृतिक और पारंपरिक रंगों की झलक भी दिखेगी। स्कीइंग की चैंपियनशिप में देश भर की प्रतिष्ठित टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र की टीमें शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सेना, ITBP, CRPF और आर्मी रेड टीम भी इस चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगी। राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। साल 2025 में 6 करोड़ 3 लाख से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हरिद्वार में आए लोगों की है। हरिद्वार में 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। राज्य में पूरे साल टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यटन कारोबार से जुड़े स्थानीय निवासियों और युवाओं को साल भर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा जी के दर्शन को उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा की यात्रा पर आने के बाद राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिला है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से भले ही सैलानी खुश हों, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी सड़कें बंद हैं और बिजली पानी के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। देखिए, बीते दिनों हुई बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में लपेट दिया है। कई इलाके तो पूरी तरह से बर्फ से पट गए हैं। मौसम की मेहरबानी पर्यटन कारोबार के लिए खासी फायदेमंद साबित हुई है। यही नहीं, ग्लेशियरों को भी बर्फबारी ने नया जीवन दिया है। बावजूद इसके ऊंचे इलाकों में लोग बर्फबारी के बाद खासे परेशान हैं। कई इलाकों में सड़कों को बर्फ ने पूरी तरह पाट लिया है, जबकि बिजली और पानी जैसी दिक्कतों से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। बर्फबारी सैलानियों के लिए बहुत बेहतरीन होती है और ये 3-4 दिन हमारे लिए उनके लिए बहुत मजे के होते हैं, लेकिन 3-4 दिन हम लोगों के लिए घर में अगर हम देखें, घरेलू महिलाओं के लिए, घरेलू लोगों के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए बहुत दिक्कत भरे ये दिन हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी निजी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने के बाद पारा लगातार गिर रहा है। नतीजा ये है कि पानी के स्रोत भी अब पूरी तरह से जम गए हैं। ऐसे में प्रशासन को भी राहत पहुंचाने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। ये हालात तब हैं जब इस बार बारिश और बर्फबारी महीने भर की देरी से हुई है। के अंतर्गत सड़कें ऐसी संवेदनशील हैं जो बर्फबारी से बंद हो सकती हैं। उनके लिए पहले से ही मशीनें तैनात कर दी जाती हैं, जैसे जेसीबी, स्नो कटर वगैरह जो भी मशीनें होती हैं उनको संवेदनशील स्थानों पर लगा दिया जाता है। पर्यटकों को विशेष रूप से इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है।
बीते दिनों हुई बर्फबारी भले ही आने वाले दिनों में खासी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन हाल फिलहाल ग्रामीणों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि पहाड़ों का मौसम आखिर कब सामान्य होगा और कब यहाँ के लोगों की जिंदगी पटरी पर आएगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।